नमस्कार दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल में। आज हम दोस्तों आगे चलते हैं। शेड्यूल 1 के अंदर जो हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट के अंदर हमने पढ़ा शेड्यूल 1, सेक्शन 7 की डेफिनेशन पढ़ी हमने। उसके बाद हम शेड्यूल 1 के 2 पॉइंट्स पढ़ चुके थे। आइए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं उनको। हम CARahulgupta.com वेबसाइट पे जाएंगे, उस पर GST अपडेट पे क्लिक करेंगे। देन वी हैव शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंदर दोस्तों अभी हमने 1 पॉइंट पढ़ा था, ट्रांसफ़र ऑफ परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों इसके अंदर, शेड्यूल 1 के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ between related persons or between distinct persons as specified in section 25 when made in the course or furtherance of business। यहाँ तक जैसे ही पढ़ा दोस्तों हमारे तो दिमाग में समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या कहना चाहता है और क्यों कहना चाहता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया। देखिए, ये है A और ये है B। मान लीजिए ये है सन और ये है फादर। दोनों का अलग अलग बिजनेस है। सपोज दोनों का ही फर्नीचर का काम है। ये भी फर्नीचर सेल करते हैं, ये भी फर्नीचर सेल करते हैं। इनका कभी भी GST पेबल नहीं बनता, इनका हमेशा GST पेबल बनता है। तो इसने क्या किया, सन ने माल बेचना शुरू कर दिया अपने फादर साहब को बहुत ही सस्ते रेट्स पे, क्योंकि इनका हमेशा GST पेबल बनता था, इनका GST पेबल बनता था। तो सन ने बहुत ही महंगे रेट्स पे बेचना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि फादर साहब को GST का इनपुट ज़्यादा मिल जाए। उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 100 रुपये, जानबूझ के 150 रुपये का बेचना शुरू कर दिया, या वाइसे वर्सा भी हम समझ सकते हैं। सपोज फादर साहब ने सन को बेचना शुरू कर दिया एट वेरी लो कॉस्ट, क्योंकि सन का तो कभी भी GST पेबल बनता नहीं था। तो GST की टैक्स की चोरी को रोकने के लिए उन्होंने कहा भाई अगर आप रिलेटेड पर्सन्स के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो दैट शुड बी ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। रीजनेबल ग्राउंड्स पे वो ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने डीम्ड सेल्स का कंसेप्ट डाला, इसने डीम्ड सप्लाई का, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स or between distinct persons as specified in section 25 when made in the course or furtherance of business। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके ऊपर एक आर्टिकल पढ़ते हैं। हमने एक आर्टिकल लिखा है छोटा सा इसके ऊपर। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स एज पर शेड्यूल 1 एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन्स के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो चाहे उसके अंदर कंसिडरेशन 0 ही क्यों ना हो, तब भी GST लगेगा। कैसे लगेगा भाई? अगर कंसिडरेशन ही 0 है, 0 के ऊपर क्या GST का रेट लगाओगे? 18 लगाओगे, 28 लगाओगे, वो भी 0 आएगा। तो गवर्नमेंट ने उसमें क्लियर किया क्लॉज 2 में, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। उन्होंने कहा सेक्शन 25 के अंदर जो स्पेसिफाइड और डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं, अगर आप उनके साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो GST विल बी लेविएबल व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मोटिव होना चाहिए, ऐसा ना हो कभी बिजनेस मोटिव ही ना हो। अब एक बात बताइए दोस्तों, मेरी 2 GST रजिस्ट्रेशंस है, मेरी एक स्टेट हरियाणा में, एक स्टेट दिल्ली में। मैंने क्या किया, हरियाणा से दिल्ली में सेल आउट कर दिए गुड्स। ठीक है दोस्तों, अब क्या इसके ऊपर GST लगेगा या नहीं लगेगा? तो मैं फिर वही बात बोलूँगा, क्या वो रिलेटेड पर्सन्स हैं? सेक्शन 25 सब सेक्शन 4 क्या कहता है? ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज, एक मिनट दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, सॉरी। हाँ जी,
सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 क्या कहता है दोस्तों? ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन whether in one state or union territory or more than one state or union territory shall in respect of each such registration be treated as distinct persons for the purpose of this act। मतलब अगर मेरी ही कंपनी है, मान लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और मैं हरियाणा में भी जीएसटी नंबर लिया हुआ है, दिल्ली में भी जीएसटी नंबर लिया हुआ है, अगर मुझे दिल्ली से हरियाणा में माल भेजना है तो मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। अब कई लोग तो कहेंगे यार आप तो खुद को ही बेच रहे हो माल, तो खुद को भी जीएसटी देना पड़ेगा, ये तो बहुत ही गलत है। तो दोस्तों एक बात समझिए ना, अगर मैंने दिल्ली के अंदर माल भेजना है हरियाणा से, तो हरियाणा गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू नहीं छोड़ेगी। हरियाणा गवर्नमेंट चाहती है कि अगर मेरी स्टेट से कुछ भी सेल हो तो मेरे को टैक्स मिलना चाहिए। दिल्ली को उसका इनपुट मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को तो अपना टैक्स का शेयर चाहिए। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि भैया अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप किसी को भी माल भेज रहे हो तो जीएसटी लगाना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा पूरे एक्ट में, अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो तो जीएसटी देना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों। अब सपोज मेरा एक ही स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, हरियाणा में, और वहां पे मेरी 2 ब्रांचेज हैं, एक सपोज सोनीपत में है और एक सपोज हिसार में है। मेरी सोनीपत ब्रांच हिसार ब्रांच को कुछ सामान भेज रही है, तो क्या जीएसटी पेबल बनेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जीएसटी नंबर एक ही है और कोई भी बंदा खुद को सामान नहीं बेच सकता। तो इस केस में क्या होगा, कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये ब्रांच ट्रांसफर्स की तरह ट्रीट की जाएगी, लेकिन विदाउट एनी जीएसटी इम्प्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन है भाई रिलेटेड पर्संस, ये तो पता चले। एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 15 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन डाली हुई है गवर्नमेंट ने। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्संस इफ, कौन कौन होंगे दोस्तों, आप खुद ही दिमाग लगाइए। जो आपस में एक ही बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप है तो पार्टनर हों, डायरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड हो तो डायरेक्टर्स हों, दोनों भाई बहन हों, दोनों फादर मदर हों, रिलेशन में इस तरीके से हों, वही सब चीज़ें होंगी, वही सब चीज़ें लिखी हुई है। सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस, एक दूसरे की कंपनी में डायरेक्टर्स हैं। लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स, पूरी मार्केट को पता है कि ये दोनों पार्टनर हैं, एंड कोई डॉक्यूमेंट भी है लीगली, ठीक है, उनकी पार्टनरशिप फर्म है सपोज कोई। सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई को भी इन्होंने कवर किया है इसमें। तो यानी कि अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आपस में, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कुछ सपोज परक्विजिट्स दिए, तो इसका मतलब ये है कि उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल है। हम बताएंगे उसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है किसी अलग तरीके से। एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स और होल्ड 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों ने 25-25% एक दूसरे के बिजनेस में स्टेक खरीदा हुआ है। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, मेरा उसके ऊपर कंट्रोल है, उसका मेरे ऊपर कंट्रोल है। वी आर डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन्स। हम दोनों को कोई तीसरा पर्सन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड पर्सन्स। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन, वही वाला केस जो मैंने अभी बताया, उन दोनों को कोई और कंट्रोल कर रहा है, देन ऑल्सो ये ए और बी रिलेटेड पर्सन होंगे, चाहे उसको थर्ड पर्सन ही क्यों ना कंट्रोल कर रहा हो। टुगेदर द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल थर्ड पर्सन, हम दोनों मिलके किसी एक बंदे को कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी रिलेटेड पर्सन्स में काउंट होगा। दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, सेम फैमिली के मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली दे आर रिलेटेड पर्सन्स। देयरफॉर दोस्तों इससे का क्या कंक्लूजन निकला, इसके कंक्लूजन ये निकला कि इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर्स और ब्रांच ट्रांसफर्स विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, बट इंटरस्टेट नॉट इंट्रास्टेट। अगर सेम स्टेट में जा रहा है तो जीएसटी एप्लीकेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा? अगर आपके सेम स्टेट में 2 जीएसटी नंबर है तो। अगर आपके सेम स्टेट में 2 जीएसटी नंबर है तो आपको जीएसटी लगेगा, अगर आप इंटर ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, इंटरस्टेट स्टॉक ब्रांच ट्रांसफर्स आर 100% जीएसटी एप्लीकेबल इफ हेड ऑफिस सप्लाइज सम सर्विसेज टू सम ब्रांचेस हैविंग ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर, इट विल बी टैक्सेबल एज ए सप्लाई। If a branch supplies any services to head office or any other branch, same will be a taxable supply and will attract GST। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन,
आई हैव 1 ब्रांच इन हरियाणा से ए, 2 ब्रांचेस इन दिल्ली विद सेम जीएसटी नंबर। दोस्तों जीएसटी नंबर सेम है, अगर बी ने सी को सेल किया, कोई भी सप्लाई दी तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बी ब्रांच प्रोवाइड सम सर्विसेज टू सी ब्रांच विद सेम जीएसटी नंबर, विल देयर बी एनी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी? द आंसर इज नो। Since condition of different GST numbers is not satisfied and nobody can provide service to itself। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अब। Supplies to related persons without consideration। If supplies have been made to related parties without any consideration, then section 15 and rule 28 of CGST rules will be applied and values will be ascertained as per them। एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को कुछ सर्विसेज दी जिनका प्राइस नहीं पता, मतलब बेसिकली उन्होंने डाला नहीं, विदाउट कंसिडरेशन फ्री में दे दी। तो अब कैसे कैलकुलेशन होगी? उन्होंने कहा कि आपको रूल 28 और सेक्शन 15 पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अब सेक्शन 15 एंड रूल 28 इकट्ठा पढ़ते हैं हम दोस्तों। मैं रूल 28 खोलता हूं पहले। जैसे ही मैं रूल 28 पे जाता हूं दोस्तों, रूल 28 क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्संस अदर देन थ्रू एन एजेंट। ठीक है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस वेयर द सप्लाई एंड रिसिपिएंट आर रिलेटेड सेक्शन 15 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर वो रिलेटेड है, अदर देन वेयर द सप्लाई इज मेड थ्रू एन एजेंट शेल बी द ओपन मार्केट वैल्यू। दोस्तों अगर वही सर्विस किसी ओपन मार्केट किसी कस्टमर को आप देते तो क्या वैल्यू लेते? ऑब्वियसली पहली बारी में आदमी यही बोलता है कि जो आप दूसरों से चार्ज कर रहे हो वही अपनी ब्रांच से चार्ज करो। ठीक है दोस्तों, बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। ओपन मार्केट वैल्यू को भी छोड़ दीजिए। इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट असर्टेनेबल, is not available, be the value of the supply of goods or services of like kind and quality। सपोज एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को MDH का पाव भाजी मसाला बेचा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? अगर MDH के पाव भाजी का ओपन मार्केट वैल्यू का प्राइस नहीं पता तो हम एवरेस्ट का ले लेंगे। दोनों ही अच्छी क्वालिटी के हैं, दोनों ही अच्छे मार्केट स्टैंड करते हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज लाइक काइंड एंड क्वालिटी। उसके जैसी मिलती जुलती किसी और कंपनी का प्राइस स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ द वैल्यू इज नॉट असर्टेनेबल, अब हमारे केस में क्या हुआ कि जी नॉट हम डिटरमिन कर ही नहीं पा रहे। 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द रिसीवर टू हिज कस्टमर। जो आप अपने कस्टमर से प्राइस चार्ज करते हो उसका 90% चार्ज कर लो। ऐसा हो सकता है आप पाव भाजी मसाला बेचते हो मार्केट में, लेकिन आपके हेड ऑफिस ने आपको बोला भाई पाव भाजी मसाला के अंदर ये चीज़ और डाल के दो। अब उसका तो आपको प्राइस पता ही नहीं अब क्या है, ना एवरेस्ट वाला वो मसाला बनाता, आपने कोई नया मसाला बना दिया। तो उन्होंने कहा भैया जो आप ऑलरेडी बना रहे थे अगर उससे मिलता जुलता है तो आप 90% उसकी वैल्यू ले लो। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अगर एक ब्रांच जीएसटी दे रही है तो दूसरी ब्रांच को जीएसटी का इनपुट भी मिलेगा। इट इज़ वेरी क्लियर, तो इसमें कोई इशू वाली बात है ही नहीं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों लिखा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब एक और चीज़ है, मेंटेनिंग ए मेयर लेजनिंग ऑफिस इंडिया इज़ नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये आप पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। AAR की अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की जजमेंट है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इसके अंदर। अब एक क्वेश्चन रह गया जी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई भी रिलेटेड पर्सन उसने लिख दिया है। प्रोवाइडेड दैट द गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग Gifts not exceeding 50,000 rupees in value in a financial by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both। यानी कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिए 50,000 रुपये तक इन ए फाइनेंशियल ईयर तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने ये समझ लिया। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये रिलेटेड पर्सन्स में ट्रांजैक्शंस हुई है या नहीं हुई है। अगर ये रिलेटेड पर्सन्स में ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो हमें उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन करनी है। अगर फेयर मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है
तो हमें लाइक गुड्स की वैल्यू लेके या सर्विस की वैल्यू लेके उसको कैलकुलेट करना है। अगर वो भी नहीं है तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज टू द कस्टमर ऑफ द लाइक गुड्स। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के केस में एक 50,000 की अलग से एग्जम्पशन दे दी गवर्नमेंट ने कि अगर 50,000 रुपये तक एक साल में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कोई भी गुड्स और सर्विसेज देता है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर इससे ऊपर देता है तो जीएसटी एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब हमें करते रहिए, ऐसे ही हमें आपकी क्वेरीज़ का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।